एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी के करंट अफेयर्स। लेकिन आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि आज 26 जनवरी है और आज हमारा रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस। तो कैसे शुरुआत हुई रिपब्लिक डे, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हमारे संविधान की शुरुआत कैसे हुई और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले सीखेंगे, उसके बाद अपने करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद आईसीसी की जो रैंकिंग आई है उस पर डिस्कशन हम करेंगे। फिर आपकी नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ है। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हैं, हेडलाइंस है रिवीजन के लिए। फिर रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ ले सकते हैं करंट अफेयर्स का, जिससे आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकें। अगर टेलीग्राम से कोई भी दिक्कत आती है पीडीएफ डाउनलोड करने में तो आप वेबसाइट से जाके या हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 ऑफ नवंबर 1949 में रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे या फिर संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। रीजन 26 ऑफ नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी तक का हमने इंतजार क्यों किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट क्यों किया? उसका एक रीजन है, वो है 26 ऑफ जनवरी 1930 में हमने पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो वो 26 जनवरी का जो दिन है 1930, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे जो इतिहास रहा है, नेशनल मूवमेंट रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी के जो इम्पोर्टेंस है उसको बरकरार रखने के लिए 26 ऑफ जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा इस साल जो है वो 74th नंबर का रिपब्लिक डे है। इस साल हम 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये गणतंत्र दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो ये कहानी शुरू होती है जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। उस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति होते हैं। वो 3 व्यक्ति कौन है? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। और ये कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। उस संविधान सभा का काम होता है कि हमारे देश का संविधान तैयार किया जाए। क्या इसके पहले हमारे देश का कोई संविधान नहीं था? देश की व्यवस्था कैसे रन हो रही थी? तो जब तक हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था उसके पहले हमारा देश का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर काम करता था। ठीक है, तो इस रिकमेंडेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, जहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और जो लास्ट मीटिंग होती है वो 26 ऑफ नवंबर 1949 में होती है। तो लगभग यहाँ पे कई सारी मीटिंग होती है और पूरी मीटिंग होने में आपको 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 17 डेज का समय लग जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगता है। संविधान तो बन ही रहा था लेकिन अब उसको ड्राफ्ट भी करना होगा। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं या हेड होते हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर होते हैं। और हमारा संविधान इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। यही रीजन है कि 26 ऑफ नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। और फिर हम इसे अडॉप्ट कब करते हैं? 26 ऑफ जनवरी 1950 को हम इसको अडॉप्ट करते हैं। रीजन मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने कई सारे अमेंडमेंट किए हैं और अमेंडमेंट की सेपरेट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस साल जो हमारा रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे के जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं, चीफ गेस्ट होने वाले हैं, वो प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट इस साल रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट होंगे। ये हमारे भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी है और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था और उसे लिखा किसने था?
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन पन्नों के चारों तरफ कुछ आर्ट वर्क भी आपको दिख रहा है। शांति निकेतन में ये आर्ट वर्क शांति निकेतन के आर्टिस्ट के द्वारा किया गया था, और वो आर्टिस्ट के नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी के द्वारा ये आर्ट वर्क यहाँ पर किया गया था। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी हमारी लाइब्रेरी जो है पार्लियामेंट की वहाँ पर रखा है, और हीलियम फील्ड एक केस के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, ये बात आपको पता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खास बात पता है क्या है? बैग ऑफ बोरोइंग। हमने 60 अलग अलग देशों के संविधान की स्टडी की, और जहां से जो चीज अच्छी लगी वहां से वो चीज उठा ली और अपने संविधान में रखी, इसलिए इसे बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग ना, वी द पीपल, और यहाँ भी लिखा है बी द पीपल, तो ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भारत का है, तो यहाँ से हमने ये चीज बोरो की है। इसके अलावा कई सारी चीजें जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, ये सभी जर्मनी के बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी करते हुए हमने अपने संविधान को तैयार किया है। तो ये कुछ बातें आपको आई थिंक जान के अच्छा लगा होगा। अब जब 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे रिपब्लिक डे की सेल चल रही है, जो कि 12 से 12, रात को 12 बजे से अगले दिन के 12 तक चलने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको 26% ऑफ मिलेगा ऑल द कोर्सेज ऑन परचम एप्लीकेशन। परचम एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उस पर आपको 26% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ मैं। कल मैंने बर्निंग इशू, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वेडनेसडे को और संडे को हम बर्निंग इशू कवर करते हैं, जो कि आपको परचम वॉल्यूम 2 पर मिलता है। तो मैंने यहाँ पर जो बजट आने वाला है, 1 फरवरी को आपका बजट आ जाएगा, राइट। अब बजट के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या होते हैं, बजट क्या होता है, बजट के इंपॉर्टेंट ट्रिविया क्या होती हैं, और एक्सपेक्टेड बजट क्या बताया जा रहा है, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं, जिससे 1 फरवरी में जब बजट आएगा ना, तो उसको समझने में आपको मदद हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट कर लें आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे टाटा ट्रस्ट। आप सभी को पता है टाटा ट्रस्ट जो है एक चैरिटेबल फाउंडेशन है ना। टाटा ट्रस्ट अपॉइंट सिद्धार्थ शर्मा एज न्यू सीईओ। तो टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा को नया सीईओ बनाया है। ठीक है, और इनका टेन्योर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से जो है इफेक्ट में आ जाएगा इनका टेन्योर, और इन्होंने एन श्रीनाथ को रिप्लेस किया है। अब पहली बार टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक नई पोजीशन क्रिएट की गई, जिसका नाम है सीओओ। एक नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिस मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टाटा ट्रस्ट का किसे बनाया है? अपर्णा उपलूरी को बनाया है, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर थी फोर्ड फाउंडेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 पर्सनालिटीज के बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ। दोनों पद्म अवार्डी हैं, और दोनों में से कोई ना कोई एक, इनफैक्ट जो सेकंड पर्सनालिटी वो तो आपको किसी सेट में डेफिनेटली मिलने वाली है, आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं। ठीक है ना। पहली है पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह, पास्ड अवे एट 92। तो पद्मश्री अवार्डी है, इन्हें पद्मश्री अभी रिसेंटली 2022 में ही दिया गया था। किस लिए? सोशल वर्क के लिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनका निधन हो गया है। पूरी न्यूज को हम समझ लेते हैं। पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। ठीक है, ये सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इन्होंने जो सामाजिक कार्यक्रम किए हैं वो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में किए हैं, इसलिए इन्हें दमन की दिव्या भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने 1969 में क्या किया, जो महिलाएं थी दमन की, उनके लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करवाया, इनके लिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनवाई, वीमेन क्रेडिट सोसाइटी का फॉर्मेशन करवाया। मतलब महिलाओं के वेलफेयर के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ काम जो दमन एंड दीव दादर नागर हवेली में किए हैं, इसलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी 2022 में दिया गया था। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। अगले पर्सन ये जो किसी आपको सेट में मिलने ही वाले हैं, वो हैं आर्किटेक्ट वीवी दोषी, बालकृष्ण विठलदास दोषी, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है,
तो बालकृष्ण विठलदास दोषी जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो आंसर हो जाएगा एक आर्किटेक्ट थे। 95 की एज में गुजरात में इनका निधन हो गया है। अब इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण जो है वो 2020 में दिया गया था, और पद्मश्री अवार्ड इन्हें 1976 में दिया गया था। इन दोनों अवार्ड के अलावा इन्हें प्रिट्जगर आर्किटेक्ट प्राइज दिया गया था। प्रिट्जगर आर्किटेक्ट अवार्ड, अगर जो भी आर्किटेक्ट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्राइज प्रिट्जगर आर्किटेक्ट अवार्ड होता है। 2018 में इन्हें दिया गया था। इन्होंने कई सारी बिल्डिंग हमारे देश में कंस्ट्रक्ट की हैं जिसके ये आर्किटेक्ट रहे, जैसे कि निफ्ट दिल्ली, IIM बेंगलुरु, ये सभी यूनिवर्सिटी का काम इनके द्वारा ही किया गया है। और एक और खास बात पता है क्या है? इन्होंने ली कार्ब्यूसियर के अंदर काम किया है। अब ये कौन है? आप लोग सुनते हैं या जो लोग चंडीगढ़ गए होंगे वो लोग ऐसा देखते भी होंगे कि जो प्लान सिटी है वो चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्ट रहे हैं वो फ्रांस के आर्किटेक्ट ली कार्ब्यूसियर रहे हैं, और इनके अंदर भी, इनके असिस्टेंट में भी BV दोषी के द्वारा काम किया गया है। तो बालकृष्ण विठलदास दोषी जो है वो एक आर्किटेक्ट थे और इनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे, इनको प्रिट्जगर प्राइज दिया गया था 2018 में। ओके, नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव। अभी यहाँ ICC की रैंकिंग आई है, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखो ICC की रैंकिंग हर एक महीने के लिए आती है, लेकिन हर एक महीने का आप नहीं पूछ सकते ना कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी कौन है, प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी कौन है। लेकिन अगर पूरे ईयर की बात है तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्योंकि मंथली वाले तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करती ही नहीं हूँ क्योंकि वो एग्जाम में नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन ईयरली वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। रीजन बताने की जरूरत नहीं है, इनका परफॉर्मेंस इस साल काफी अच्छा रहा था। इन्होंने कई सारे जो है रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, ठीक है। अब नॉमिनेशन की बात करते हैं तो नॉमिनेशन में सूर्य कुमार यादव का नाम भी था, मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं उनका नाम भी था, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का नाम था, और इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरन का नाम था। इन सब के नॉमिनेशन के बाद सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने 2022 में 2022 में 68 सिक्स लगाए थे, 68 सिक्स लगाए थे, जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक पूरे साल में लगाए गए सिक्स में सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने ये हिस्ट्री भी क्रिएट की थी। तो सूर्य कुमार यादव का नाम आपको याद रखना है। इन्हें ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये तो हो गई मेंस कैटेगरी। वीमेंस कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं। तो वीमेन कैटेगरी में आप देखेंगे, वीमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की तहलिया MC ग्रथ को ICC T20 वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना है, दिया गया है, और नॉमिनेशन में स्मृति मंधाना का भी नाम था। इसके अलावा एक और क्रिकेटर है जिनका नाम आपको याद रखना है, रेणुका सिंह। रेणुका सिंह ICC इमर्जिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया है, रेणुका सिंह। अब यहाँ पर ICC के द्वारा बेस्ट टीम मेंस कैटेगरी और वीमेंस कैटेगरी में भी अनाउंस की है, लेकिन सारे के सारे टीम मेंबर्स के नाम आपको याद नहीं करने हैं। ICC की जो टीम आई है उनमें इंडियन कौन कौन है हमें बस वो देखना है। सो ICC रिवील्ड मेंस एंड वीमेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 11 जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर होते हैं, चाहे वो मेंस कैटेगरी हो और वीमेंस कैटेगरी हो, तो पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ICC एक टीम तैयार करती है, ठीक है। तो उस टीम को भी इन्होंने रिवील किया है। अगर मैं आपको विमेंस कैटेगरी में बताऊं तो विमेंस कैटेगरी में 4 आपको इंडियंस मिलेंगी, 4 आपको इंडियन मिलेंगी। स्मृति मंधाना, याद रखना है इनका नाम, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष एंड रेणुका सिंह। तो रेणुका सिंह देखो इस टीम में भी शामिल है, और रेणुका सिंह को इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया है, ठीक है। वहीं अगर मैं मेंस कैटेगरी में बात करूं तो मेंस कैटेगरी में 3 इंडियन शामिल हैं। कौन कौन है वो 3 इंडियन? तो आप देखेंगे विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव तो हैं ही, और हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर शामिल हैं इंडियंस मेंस टीम में। अगली बात करते हैं टीम के बारे में। तो ICC ODI वनडे इंटरनेशनल में भारत की टीम ने टॉप किया है, ठीक है। इंडिया की जो मेंस क्रिकेट टीम है वो नंबर 1 है ICC ODI टीम में, ठीक है। तो ICC ODI टीम में नंबर 1 कौन सी टीम है? भारत की टीम है। और वहीं अगर हम ODI बॉलर के बारे में बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज जो है वो ICC ODI नंबर 1 बॉलर है, ओके है। अब यहाँ पे टीम की बात हो ही रही थी, तो ICC ODI नंबर 1 टीम तो भारत की है। सेकंड नंबर पे जो है वो इंग्लैंड की टीम है, ठीक है। थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका की टीम है, ओके। नेक्स्ट है
डेंजरस नोरो वायरस फाउंड इन केरला। तो केरला में खतरनाक नोरो वायरस रिसेंटली मिला है। केरला का जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एक स्कूल में 2 बच्चों में ये डिटेक्ट हुआ था नोरो वायरस, जिसके बाद स्कूल को हॉलीडे कर दिया गया, मतलब छुट्टियां कर दी गई। ओके, एक जूनोटिक डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये आसानी से फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये डिसीज जो है नोरो वायरस, ये आपके अगर देखेंगे तो इंटेस्टाइन में असर करती है, हमारी जो आंतें होती हैं उनमें असर करती है। नोरो वायरस का पुराना नाम नॉरवॉक वायरस था। इसको 1929 में आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, अब इस वायरस को हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। इस वायरस का दूसरा नाम क्या है? नोरो वायरस का दूसरा नाम स्टमक फ्लू भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है गैस्ट्रो एंटेराइटिस। ठीक है, तो ये हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, स्टमक है और इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करती है, जिसके कारण वॉमिटिंग होती है, इसलिए इसे हम विंटर वॉमिटिंग डिसीज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ सिम्टम्स हैं और किस तरीके से स्प्रेड होता है नोरो वायरस वो आप देख सकते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में अगर आया जाता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन खाना भी बना रहा है, उसका टच हुआ किया हुआ कोई भी सामान भी अगर आप टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन आप तक पहुंच सकता है। वॉमिटिंग एंड डायरिया जो है बेसिक सिम्टम्स होते हैं नोरो वायरस के। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। तो विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। अब ये जो विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन है वो ईस्ट कोस्टल रेलवे स्टेशन में आता है। ईस्ट कोस्टल रेलवे में जो है विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन आता है। अब ये जो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट है ये कौन देता है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। कोई भी रेलवे स्टेशन अगर वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट उनका प्रॉपर है, एनर्जी एफिशिएंस है, अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये अवार्ड देती है। डॉक्टर एस विजय कुमार जो है वो प्रेसिडेंट हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के, जिन्होंने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। फ्लैग ऑफ लो कार्बन क्रूज ऑन महाबाहु ब्रह्मपुत्र। तो केंद्रीय पेट्रोल मंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर लो कार्बन क्रूज को हरी झंडी दिखाई। बेसिकली अभी पायलट डेमो बेसिस पे या पायलट प्रोसेस पे जो है इस क्रूज की शुरुआत हुई है। और सबसे खास बात इस क्रूज की पता है, इसमें जो फ्यूल यूज किया गया है वो मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल है, जिसको MD-15 कहा जा रहा है। ठीक है, तो MD-15 क्या है? तो MD-15 एक मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल होता है। इसका यूज इस क्रूज में किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। हम अपने बोलकर आए थे कि हम अपने नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे 2070 तक, हम अपने नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। COP27 में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी। तो उन्हीं टारगेट को अगर आपको पूरा करना है तो आपको नए नए सोर्सेज ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, नए नए फ्यूल ऐसे डिस्कवर करने पड़ेंगे जिसपे कार्बन एमिशन कम होता हो। तो इसलिए यहाँ पे मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल का उपयोग यहाँ MD-15 में किया है। अच्छा, ये जो क्रूज लॉन्च की गई है ना, 50 सीटर की ये क्रूज है और इसका नाम है SB गंगाधर। SB गंगाधर इसका नाम है। इसमें रुस्तम मेड डीजल इंजन का यूज किया जा रहा है। अभी जो मेथनॉल होती है, मेथनॉल लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है, कार्बन एमिशन कम करता है। और खास बात है कि मेथनॉल को आप एग्रीकल्चर रेसिड्यू से बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको थर्मल पावर प्लांट और नेचुरल गैसेस के जगह इसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लोअर स्लाइटली लोअर इन एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी लेवल कम है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू आप कह सकते हैं थोड़ी कम है, बट मेथनॉल को हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन कम होता है। ठीक है, इसलिए नीति आयोग मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम भी लॉन्च करी है, जो कि आपके जिससे हम क्या करेंगे, मेथनॉल को अपने देश में ही प्रोड्यूस करेंगे और ऑयल का जो इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है उसको हम कम कर सकेंगे, जिससे हमारा फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा भी कम होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एनर्जी वीक 2023 भी सेलिब्रेट करने वाली है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा 6 से लेके 8 फेब 2023 में। ठीक है, G20 के सारे देश यहाँ पे शामिल होने वाले हैं इंडिया एनर्जी वीक 2023 में। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंदर इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखिएगा, जब कोविड था तो हमने सब लोगों ने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। वो क्या था? कोविन एप्लीकेशन था, राइट। कोविन एप्लीकेशन से क्या होता था,
आपको डेट पता चल जाती थी कि आपको वैक्सीनेशन कब कराना है, सेकेंड डोज कब लेना है, और आपने दोनों डोज ले लिए तो एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता था। तो कोविन एप्लीकेशन आपने देखा होगा, नियरेस्ट जो आपका कोविड सेंटर है उसके बारे में जानकारी हो जाती है, तो काफ़ी कुछ फैसिलिटी आपको कोविन में देखने को मिली थी। तो इसी का एक एडवांस वर्जन, मतलब हमने कोविड-19 में तो कोविन का यूज़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी जो महिलाएं हैं या जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली ज़रूरी होता है। अगर बच्चे का वैक्सीनेशन छूट जाता है, जैसे पोलियो जैसा टीका अगर छूट गया तो बच्चे के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए सरकार ने यूविन एप्लीकेशन लॉन्च की है। यूविन, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है यूविन, और यूविन में आप डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो वैक्सीनेशन, अबाउट द वैक्सीनेशन वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द कंट्री। अभी हर एक स्टेट के दो डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट के 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है पायलट बेसिस पे यूविन को लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुद को रजिस्टर करेंगे, तो उनके वैक्सीनेशन की जानकारी, फिर उनके जो बच्चे होंगे उनकी वैक्सीनेशन की जानकारी पूरी वो यहाँ पर मेंटेन कर सकती हैं। इनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए, यूविन के जरिए आप ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कब वैक्सीनेशन की डेट है तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी जो फैसिलिटीज़ को डिजी लॉकर में स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है यूविन के बारे में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो अभी पायलट बेसिस पे है और हो सकता है अगर ये पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फूड फेस्टिवल के बारे में जिसका नाम है ममानी फेस्टिवल। ममानी फेस्टिवल जो कि एक फूड फेस्टिवल है, जो कि एक क्या है, फूड फेस्टिवल है जहाँ पे रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ अलग अलग वैरायटी के फूड को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ये जो ममानी फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, तो एनुअल एथिक ममामी फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज एट हिस्टोरिकल श्यांगकुंग विलेज। तो श्यांगकुंग विलेज लद्दाख में है और एक विरासतपूर्ण, एक हेरिटेज विलेज है, और उसको डेवलप भी एक हेरिटेज विलेज की तरह ही किया गया है। तो यहाँ के लोगों के द्वारा विद द हेल्प ऑफ हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन एंड लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्राज़ील से। तो सबसे पहले ब्राज़ील कहाँ है, अगर आप वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में आप देखेंगे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के ऊपर आप देखेंगे वेनेजुएला है, और यहाँ पर ये जो रेड कलर का एरिया है यह है आपका यानोमामी टेरिटरी। यानोमामी टेरिटरी में क्या हुआ, एक बच्चे की डेथ माल न्यूट्रिशन के कारण हो गई, और रीज़न बताया गया कि यहाँ पे जो इलीगल तरीके से गोल्ड माइनिंग हो रही है वो एक रीज़न है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर एरिया में ब्राज़ील के हेल्थ इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। क्या डिक्लेयर किया गया है, मेडिकल इमरजेंसी। यह जो एरिया है ना यानोमामी टेरिटरी, ये कंट्री का लार्जेस्ट इंडिजीनियस रिजर्वेशन एरिया है, मतलब यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 26,000 26,000 यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, और ये पूरा एरिया रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सवाना में आता है जिसका साइज पोर्चुगल के बराबर है। ठीक है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे फूड पैकेट्स वगैरह भी डिलीवर किए हैं, और लगातार ये पूरा एरिया इलीगल गोल्ड माइनिंग के कारण इफेक्ट में रहता है। ओके, अंत में शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। देखिएगा, रिपब्लिक डे पे क्या होगा, जो पद्म अवार्डी बचे होंगे उन्हें पद्म अवार्ड दिया जाएगा, जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, तो 901 पुलिस पर्सनल्स को जो है वो पुलिस मेडल यहाँ पर दिया जाएगा रिपब्लिक डे के ओकेजन में। तो यहाँ पे 901 बस ये काउंटिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मतलब IIT मद्रास इज होस्टिंग अ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज टू इंगेज द यूथ। तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज कौन होस्ट कर रहा है, IIT मद्रास। और IIT मद्रास अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था क्योंकि इसने भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार किया है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो गया है बाय 47% अगर लास्ट ईयर 2021 से कंपेयर किया जाए। ओके, तो आज हमने जो न्यूज़ पढ़ी है उनको एक बार शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी टाटा ट्रस्ट के बारे में, इसके CEO सिद्धार्थ शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट है सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन सौभाग्य चंद्र शाह का निधन हो गया है। दमन में एक सोशल वर्कर थी और इन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया था। अगली बात करते हैं आर्किटेक्ट बालकृष्ण विठल दास दोषी, इनका भी निधन हो गया है। इन्हें 2018 में प्रिट्जकर अवार्ड दिया गया था।
सूर्य कुमार यादव, इन्हें आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है, जो हमने डिस्कशन किया है। डेंजरस नोरोवायरस जो है वो फाउंड किया गया है केरला में। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा लो कार्बन क्रूज को शुरू किया गया है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा में। यूवेन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है टू कीप डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये आज के हमारे हेडलाइंस थी। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, केवल 5 ही क्वेश्चन है, फटाफट हम देख लेते हैं। 5th कलबरी क्लास सबमरीन जिसका नाम था INS बागीर, इसको लॉन्च कर दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबमरीन को किस कंपनी ने तैयार किया है, तो इस सबमरीन को मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इस बुक के ऑथर कौन है, तो इस बुक के राइटर है आर कौशिक एंड आर श्रीधर। ऑप्शन सी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल कब मनाया जाता है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपने नेशनल वोटर डे मना लिया और 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे है। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थीम क्या थी, मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। एक्सरसाइज एमफेक्स 2023 जो कि 6 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज थी, इसको कहाँ पर कंडक्ट कराया गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। जो भी आपका आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड बाय बाय।